हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस के टॉनिक बैच की जो खान सर के द्वारा चलाए गए थे। इसी में से आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में लगभग आप 150 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो हमारे देश के जो भारतीय संविधान है वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के भारतीय संविधान लागू हुए थे, परंतु आंशिक रूप से वह लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को वो भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुए थे और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां है। तो 24 तिल्लियां है। जो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इन पर 24 तिल्लियां है और भारत के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था वह पिंकली वेंकैया के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का कि द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में किस सरकार की विशेषता है। तो द्विसदनीय जो द्विसदनीय व्यवस्था वो एक संसदीय सरकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। और सदनीय जो सरकार है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश के संविधान से जो है संसदीय सरकार को लिया गया है। और अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता जो सरकार है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया। राइट ऑप्शन ए इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है जिसमें ए दिया गया है। तो देखिए अध्यक्षता जो है वह अध्यक्ष किसके द्वारा होती है, तो अध्यक्ष जो है वह कार्यपालिका और विधेयिका के बीच निकट संबंध को दर्शाता है। अध्यक्षता संसदीय क्या है, मतलब शक्तियों का पृथक्करण है। मतलब हमारे देश में जो जिस तरह से मुखिया होते हैं, इसके बाद विधायक होते हैं, इसी तरह से जो संसदीय हमारे देश में क्या है संसदीय व्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन जो है शक्तियों का पृथक्करण करता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। संघीय व्यवस्था क्या है, तो इनका शक्तियों का विभाजन जो है संघीय व्यवस्था करता है। एकात्मक व्यवस्था शक्तियों का संकेतात्मक करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह अमेरिका किससे, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है। और मूल अधिकार जो है वह कहाँ पर इनका वर्णन मिलता है, तो भाग संख्या 3 पर। कहाँ पर, भाग संख्या 3 पर मूल अधिकार। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन मिलता है। तो अगर हम ब्रिटेन से क्या लिए हैं, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं, तो नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश से लिया गया है। इसी तरह से पंचवर्षीय योजना, क्या पंचवर्षीय योजना भी हम लोग किससे लिए हैं, पंचवर्षीय योजना हम लोग सोवियत संघ से लिए। किससे, सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना लिए हैं और मूल कर्तव्यों को भी सोवियत संघ से लिए हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए एक होता है अवशिष्ट सूची, यानी कि होता है समवर्ती सूची, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा से। अवशिष्ट सूची जो है वह कनाडा देश से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लो सूची के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। सूची जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संघ सूची, क्या होता है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है क्या होता है, एक होता है तुम्हारा समवर्ती सूची। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची जो होता है उसमें केंद्र सरकार का अधिकार होता है, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार करते हैं और समवर्ती सूची में दोनों करते हैं। क्या करते हैं, समवर्ती सूची में दोनों करते हैं। इसी प्रकार से एक होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में जो है केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है, परंतु अवशिष्ट सूची में जो है नई कानून जो लाया जाता है वह अवशिष्ट सूची में जोड़ा जाता है। नए कानून को किस संविधान में किस सूची में जोड़ते हैं, तो अवशिष्ट सूची में जो है जोड़ते हैं नए कानून को। जिस तरह से साइबर क्राइम जो पहले नहीं था उस अवशिष्ट सूची में साइबर क्राइम को जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया जाता है।
तो प्रस्तावना को हम लोग किस देश के किस रूप में घोषित करते हैं, तो एक संप्रभुत्व संपन्न हमारे भारत देश है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो हमारे जो प्रस्तावना में जो ये 4 शब्द दिए गए हैं वह क्या है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है समाजवादी क्या है, हमारे जो प्रभुत्व संपन्न, हम लोग क्या है अपने आप पर एक अधिकार जता सकते हैं, हम लोग प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी क्या है, हम लोग समाज को देखते हुए अपना काम करते हैं। जिस तरह से उदाहरण के लिए देख लीजिए क्या है रेलवे लाइन घाटा पर चलता है सरकार के द्वारा, फिर भी उसे चलाया जाता है किसके कारण, समाज के कारण। इसी तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें कुल भाषाओं की संख्या जो है 22 है। और बात करें इसमें, देखो एक क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है क्या, तो देखिए एक होता है राजस्थानी भाषा, क्या होता है, एक होता है राजस्थानी भाषा, एक होता है इसमें भोजपुरी भाषा, क्या होता है भोजपुरी भाषा, और एक होता है अंग्रेजी। इन तीनों भाषाओं को जो है भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं दिया गया है। इसी तरह के प्रश्न आप लोग को बिहार पुलिस में भी पूछे जा सकते हैं कि इन तीनों में से जो है 8वीं अनुसूची में यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूची में भाषाओं की संख्या नहीं है, तो राजस्थानी हो जाएंगे, भोजपुरी हो जाएंगे, अंग्रेजी हो जाएंगे। वह भारतीय संविधान की जो अनुसूची में यह भाषाओं का वर्णन नहीं दिया गया है। कुल 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का कि भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग का वर्णन मिलता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है जो इसका कूट का प्रयोग करते हुए। तो भाग 4 में क्या दिया गया है, तो संविधान के जो भाग 4 क में दिया गया किसका वर्णन मिलता है, तो मूल कर्तव्य का वर्णन मिलता है, सही ऑप्शन सही है। भाग जो है 8 में क्या मिलता है, संघ राज क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सही है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। भाग 9 में को यानी कि नगर पालिका का वर्णन मिलता है। क्या है, सभी सही हो जाएंगे, तो इसका सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का शक्ति किसके पास होता है। देखिए संघ सूची और आप लोग को हम पहले बताए कि एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है, एक समवर्ती सूची होता है। तो संघ सूची में आपको जो है केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची में कौन, तो समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बनाते हैं। प्रमुख दोनों में से जो अध्यक्षता प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रमुख जो होते हैं आपका कौन, प्रमुख आपका जो होते हैं कौन, ये संघ सरकार होते हैं, कौन होता है, संघ सरकार, केंद्र सरकार होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, लोकसभा इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य बनाने और उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में किसके पास होती है। अगर कोई किसी को भी नए राज्य बनाना है और उसके सीमाओं में परिवर्तन लाने का शक्ति किसके पास होता है, तो ये होते हैं किसके पास, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चुनाव आयोग किसके पास होते हैं, चुनाव आयोग के पास होते हैं। ऑप्शन नंबर चुनाव आयोग ने सांसद के पास होता है, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किसके पास होता है, संसद के पास होते हैं। अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन मिलता है, किसमें, अनुच्छेद 3 में इनका वर्णन मिलता है। अगर विदेशी राज्य को जोड़ना है तो किसमें, अनुच्छेद 11 में इनका वर्णन मिलता है। भाग 2 में जो है, भाग 2 के अनुच्छेद 11 में जो है विदेशी राज्य को जोड़ा जाता है, जिसमें से विदेशी कितने राज्य को जोड़ा गया था, तो विदेशी जो है आपको 22 राज्य को जोड़ा गया था, यानी कि जो था सिक्किम, इसमें था एक सिक्किम जो था क्या है, एक विदेशी राज्य थे जिसको जोड़ा गया था। इसी के साथ 22 और राज्यों को जोड़ा गया था, कब, 16 मई 1975 ईस्वी को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो भारतीय नागरिकता भारत में किसके द्वारा दी जाती है, तो वह गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, जो कि आर्टिकल 11 में इनका वर्णन मिलता है, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, इज द राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। अगर भारत में नए राज्यों का निर्माण करना है तो इनका संपन्न जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो साधारण बहुमत से। आप लोग को पता ही होगा किसके द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, जिसमें 543 कुल वोट होते हैं, जिसमें से आपको 50% वोट लाना होता है। कितना, 50% वोट जिसके होंगे वो जो है नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है। जो समता का जो अधिकार है उनका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 14 में जो है समानता का अधिकार दिया जाएंगे। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर
ये सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? कौन सा आर्टिकल में प्रावधान इनका करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 16 में जो है भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को जो है समानता का प्रावधान दिया जाता है, आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? तो आप लोग को पता ही होगा कि जो मीडिया होते हैं उन्हें प्रेस की आज़ादी दी गई है। किसकी प्रेस की आज़ादी मिलती है तो उसे किस अधिकार के तहत उन्हें प्रेस की आज़ादी दी गई है? तो किसके द्वारा प्रेस को आज़ादी दी गई है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि अभिव्यक्ति के अधिकार के द्वारा जो है प्रेस को आज़ादी दी गई है। और हम आम आदमी जो है कहीं पर किसी भी तरह का पुतला भी फूंक सकता है। ये सब आज़ादी किस में दिया गया? तो अभिव्यक्ति के अधिकार में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत में आता है? तो निजता का जो अधिकार है वह किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 में आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद जो है 31 में आता है। कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। किसमें संदर्भित है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में संदर्भित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पहले जो है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद आर्टिकल जो क्या थे? तो वो एक मूल अधिकार थे। क्या थे? आर्टिकल जो थे वो मूल अधिकार थे, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। परंतु अब इसे परिवर्तित कर दिया गया। ये क्या है? मूल अधिकार को एक कानून अधिकार बना दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति सरकार जो है इनकी ज़मीन को लेना चाहता था तो वह डायरेक्ट क्या करते थे? हाई कोर्ट पर केस कर देते थे। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट पर जो करते थे 226 के तहत करते थे। और सुप्रीम कोर्ट में जो 32 के तहत जो है केस कर देते थे, जिसके कारण से उन्हें आर्टिकल को जो 21 को हटाकर कितना में डाल दिया है? 300 में डाल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? अगर किसी भी तरह का उन्हें मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो वह सीधे कहते हैं उच्चतम न्यायालय में वह किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 32। किसके तहत? आर्टिकल नंबर जो है वो उच्चतम न्यायालय। किसमें? उच्चतम न्यायालय में वो आर्टिकल 32। अगर उसे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 करेंगे। और उन्हें हाई कोर्ट जाना है तो वो आर्टिकल 226 का प्रयोग करेंगे। किसके? 226 का प्रयोग करेंगे। जिसके ये जो हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर है जाएंगे? तो हाई कोर्ट अगर तुम्हारे होंगे तो वह हर एक स्टेट में होंगे। तो अगर स्टेट नज़दीक पड़ता है तो वो आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे। अगर इन्हें दिल्ली में जाना है, दिल्ली में जाना है तो वो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। तो वो अगर उसे उच्चतम न्यायालय में जाना होगा तो वह आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ए बी दोनों को। किसे? यानी कि उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय को भी मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? अगर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को किसके द्वारा निलंबित किया जाता है? तो वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आप लोगों को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान जो जम्मू कश्मीर में क्या किए थे? मूल अधिकारों को हटा दिए गए थे, जिसके कारण 370 भी लगा दिए गए थे। तो ये किसके द्वारा जम्मू कश्मीर तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही जो है 370 को लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन, देखिए एक राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लाते हैं? तो देखिए आपातकाल कितने 3 प्रकार के होते हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने होंगे तो किसका प्रयोग होगा? 352 के द्वारा जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से 356 एक राष्ट्रीय आपातकाल है। और 360 क्या वित्तीय आपातकाल है। 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल है। ये 3 तरह के आपातकाल लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है वह संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है। ये पहले क्या थे? वह एक मूल अधिकार थे, परंतु उन्हें जो है संशोधन करके उन्हें विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? विधिक अधिकार है। पहले ये जो थे 12 से 35 के बीच आते थे। अगर आर्टिकल जो 21 में आते थे, जो पहले क्या थे? मूल अधिकार थे, लेकिन उन्हें और उसे यहाँ पर संशोधन करके उन्हें 300वां आर्टिकल में भेज दिया गया। विधिक अधिकार को 300वां अधिकार, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है और उन्हें 300वें आर्टिकल में डाल दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में किस मामले में घोषित करता है?
तो जो सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च अगर न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में जो उनका संविधान का जो मूल ढांचा है, क्या संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत कहाँ पर वह घोषित करता है, तो वह केशवानंद भारतीय केस में, कहाँ पर, केशवानंद भारतीय केस में मामला में, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, क्या है, कल्याणकारी राज्य का विचार, क्या है, कल्याणकारी राज्य का विचार जो है वह कहाँ पर निर्गीत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में जो है कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों से निलंबित है, तो कौन सा भाग निलंबित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाग 4 में जो है संविधान के मूल भाग राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों को से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर आप 25 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, क्या कि कल्याणकारी राज्य का विचार, तो आप लोग देख ही लिया गया है, क्या हो जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है, कौन सा, भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच जो है इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है, तो पंचायतीय राज व्यवस्था से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल जो 40 है वो पंचायती राज से संबंधित हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर भारत में मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहेंगे तो उसके जो कम रैंक वाले रहेंगे वही जो है भारत के राष्ट्रपति को क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अगर है तो दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगर इसमें कुल अगर एंग्लो इंडियन अगर आपको जोड़ दे, क्या एंग्लो इंडियन अगर जोड़ दे तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति जो है संसद में कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कितने, 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिसमें जो है राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और एंग्लो इंडियन जो लोकसभा है उसमें 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगर आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरह के आपका ऑप्शन सही होंगे। अगर इसमें कुछ एंग्लो इंडियन का जिक्र नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएंगे। अगर एंग्लो इंडियन का उसमें वर्णन है तो ऑप्शन नंबर 14 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सांसद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, संसद कितने 2 भागों में बटा होता है, एक होता है तुम्हारा कौन सा, एक होता है तुम्हारा लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद के कौन चुनते हैं, तो जनता के द्वारा लोकसभा में चुने जाते हैं, तो उनका प्रमुख दायित्व होता है लोकसभा का, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद जो है किसकी इच्छा से बना रहेगा, तो अपने पद को वह बनाए जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने पद को वह बनाए रखते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है, तो भारत के महान्यायवादी को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और भारत के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो महान्यायवादी को भारत के मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति है वह जो है एकल स्थानांतरित मतदान के द्वारा चुना जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल कौन कौन होते हैं, तो संसद में जो है कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद में आप लोग को कौन कौन शामिल होते हैं, एक होते हैं तुम्हारा सदन में जो है राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, संसद में इनके 2 ही अंक होते हैं, ये भाग होते हैं। अगर अंक पूछ ले तो संसद के कितने अंक होते हैं, तो 3 अंक होते हैं, राज्यसभा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे लोकसभा और एक हो जाएंगे राष्ट्रपति। अगर अंक पूछेंगे तो 3 होते हैं और अगर भाग पूछ ले तो 2 ही होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। संसद में जो शामिल कौन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के पूछा, क्या ये संसद है, एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा। तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कितना उम्र होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। कितना, 30 वर्ष होना चाहिए अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनते हैं, तो बी इज द राइट आंसर है।
इसी तरह से अगर आप लोकसभा का सदस्य बनते हैं तो इसके लिए आपको 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष जो है योग्यता उम्र मांगे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में क्या है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? तो जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है वह धन विधेयक को मंजूरी देता है। देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, देखिए धन विधेयक है, देखिए संसद जो होता है जनता के द्वारा जो है जनता के द्वारा लोकसभा को चुना जाता है और राज्यसभा को तो जनता नहीं चुनते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह धन विधेयक को मंजूरी देते हैं। किसे? धन विधेयक को मंजूरी देते हैं। इन धन विधेयक को जो है राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए भेजे जाते हैं। इन्हें 14 दिन के अंदर मंजूरी देना होता है, लेकिन इनका प्रमुख जो होता है कौन होता है? लोकसभा ही जो है धन विधेयक का वर्णन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हैंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा के आरंभ नहीं किया जा सकता है? किस विधेयक को जो है राज्यसभा के द्वारा आरंभ नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक जो है सिर्फ इसे देखने के लिए दिया जाता है, जो 14 दिन के अंदर उन्हें क्या करते हैं? 14 दिन के अंदर उन्हें जो है स्वीकृत देना होता है। तो इसका प्रमुख जो है धन विधेयक जो है लोकसभा के द्वारा ही आरंभ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति कौन है? लोक लेखा समिति, जिसे CAG कहा जाता है, जिसे CAG कहा जाता है। देखिए अगर भारत में कोई भी धन विधेयक पास किया जाता है, तो क्या कोई उसे अमाउंट को मंजूरी दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई 100 करोड़ रुपया किसी चीज़ को बनाने के लिए लिया, मान के चलिए एक सड़क बनाने के लिए लिया, तो इसमें सीमेंट का जो प्रयोग किया गया, तो वह CAG उनका जांच करते हैं कितना रुपये का सीमेंट मंगाया। कौन? CAG ही जांच करते हैं। तो CAG जो है वहाँ पर जांच करके बताएंगे कि कौन कंपनी का सीमेंट लाए, कितना सीमेंट लाए। तो CAG उस कंपनी के पास जाते हैं और वहाँ पर भी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अगर किसी तरह का कुछ भी गड़बड़ी होते हैं तो उस पर जो है क्या करते हैं? तो CAG ही जो है उस पर कार्रवाई करते हैं। तो CAG जो होते हैं वो किसके अध्यक्ष होते हैं? तो CAG जो है वह विपक्ष के अध्यक्ष होते हैं। अगर किसी भी तरह का जो है गड़बड़ी प्राप्त होते हैं तो CAG उन गड़बड़ियों को प्राप्त करके जो है क्या विपक्ष के अध्यक्ष को दे देते हैं और वो जो है संसद पर अपना हमला बोल देते हैं, उस पर बुराई करने लग जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? लोक लेखा समिति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उनकी शपथ दिलाने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा क्या है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? तो किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो लाने के लिए उसके पास जो राज्य का जो राज्यपाल होते हैं, इसी के द्वारा ही धन विधेयक को पूर्व अनुमति के द्वारा लाया जा सकता है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है? तो कितना? 6 माह तक रह सकता है। सी इज द राइट आंसर। अगर कोई भी व्यक्ति क्या है राज्यसभा और लोकसभा का अगर सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक ही मंत्री परिषद में रह सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नगर पालिका के शीर्ष स्थल पर कौन आता है? तो भारतीय नगर पालिका के शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय आता है। कौन आता है? उच्चतम न्यायालय आता है। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है कानून को बनाना जो कि विधायिका के द्वारा पास किया जाता है। और कानून को बनाना जो है क्या विधायिका से कहा जाता है और इनका मुख्य कार्य होता है कानून बनाना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का जो अधिकार होता है वह संसद से पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो वह जो है 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह 62 वर्षों तक अपने जो है पद पर बने रहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो आश्चर्य है वो क्या है? तो स्थानीय सरकार। वो कौन करते हैं? स्थानीय सरकार जो विकेंद्रीकरण करते हैं, जैसे कि सरपंच बनते हैं, विधायिका बनते हैं, तभी तो जाकर लोकसभा राज्यसभा तक जाते हैं। तो इसी तरह से जो विकेंद्रीकरण होता है वो कौन से करते हैं? तो स्थानीय सरकार के द्वारा ही भागित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, बलवंत राय महता समिति को गठित किया गया था। तो बलवंत राय महता जो था, बलवंत राय महता समिति के द्वारा क्या गठित किया गया था? तो वो जो थे क्या? पंचायती राज को गठित किए गए थे बलवंत राय महता समिति के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसमें से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम कचहरी सोसाइटी। ग्राम कचहरी सोसाइटी जो वह पंचायती राज का एक हिस्सा नहीं है। जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत जो है वो क्या है? ये पंचायती राज संस्था का एक भाग है। और कचहरी जो है वह ग्राम सहकारी सोसाइटी वह भाग नहीं है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? तो नगर निगम का जो मुख्य कौन होता है? तो महापौर होता है। कौन होता है? नगर निगम का मुख्य महापौर होता है। इनका भी शक्ति बोध होती है। अगर कोई जो है क्या है? शहर है, शहर में अगर कोई शहर में क्या होता है? महापौर होते हैं। अगर कोई स्थान है, यहाँ पर अगर नगर परिषद है तो वहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर चेयरमैन होते हैं। तो इसका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? कितना है? तो 3 प्रकार का आपातकाल है। कितना है? 3 प्रकार का आपातकाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। कितने प्रकार का आपातकाल है? 3 प्रकार का आपातकाल है। देखिए 352 आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। 356 में राजकीय आपातकाल है। और 360 में क्या है? 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन मिलता है। तो इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संदर्भित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वह संशोधन प्रक्रिया क्या है? संशोधन प्रक्रिया के द्वारा ही लाया गया था। यह जो है किस देश के संविधान से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया? तो वह साउथ अफ्रीका। किस देश के संविधान से? साउथ अफ्रीका देश के संविधान से जो है संशोधन प्रक्रिया को लाया गया था। और वह किससे? आर्टिकल 368 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो जो 61वां संविधान संशोधन किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन को क्या मिनी संविधान भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान क्या? 44वां संविधान में क्या? संपत्ति का अधिकार जो मूल्य अधिकार था उन्हें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन क्या है? तो पंचायती राज का गठन जो है वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 53 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएंगे, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? तो जीएसटी से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। अगर उसमें विधायिका पूछ दे, यानी क्या इसमें विधायिका पूछ दे, तो वो जो 122 विधायिका, कौन सा 122 विधायिका है, और आर्टिकल पूछे तो 101वां आर्टिकल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग जो एक संवैधानिक आयोग है जो आर्टिकल 280 में उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? सुकुमार सेन है। भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा का गठित करने का उनका जो आधार जो था वो क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी के द्वारा ही संविधान सभा गठित किया गया था। उनमें कितने मेंबर थे? तो 3 ही मेंबर थे। कौन थे? क्रिप्स मेंबर थे, अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे वो क्या थे? पैथिक लॉरेंस जो थे वो उनकी अध्यक्षता उनके थे, तो पैथिक लॉरेंस के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाए गए थे। तो जो एकल नागरिकता जो की अवधारणा है वह किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो इंग्लैंड देश के संविधान से अपनाया गया था। किस देश में? इंग्लैंड देश के संविधान से। देखिए एकल नागरिकता क्या है? तो एकल नागरिकता जो है, देखो हमारे भारत क्या है? भारत एक एकल नागरिकता देश है।
अगर दोहरी नागरिकता बोले तो यूएसए जो है वो क्या है, दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता में देख लीजिए, हम लोग क्या है, देश के हम लोग नागरिक हैं, हम लोग भारत देश के नागरिक हैं। अगर हम राज्य की बात करें तो हम राज्य के नागरिक नहीं है, हम राज्य के निवासी है, हम किसी भी राज्य में जाकर अपना बस सकते हैं। तो इसी तरह का जो है हमारे भारत देश एक एकल नागरिकता देश है। तो इसका राइट आंसर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन इसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो कौन सा अधिकार है, तो कौन सा अधिकार हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएंगे, निजता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 21 में उनका ऑर्डिनर मिलता है। कौन सा, आर्टिकल 21 में उनका निजता का अधिकार मिलते हैं। वो भारतीय संविधान की जो इनमें वर्णन नहीं है, परंतु उच्चतम न्यायालय उन्हें जो है मौलिक अधिकार मानता है, निजता का अधिकार को, जो कि आर्टिकल 21 में है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का एक आधार कौन है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को समझते हैं। देखिए, अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, एक आम व्यक्ति है, अगर कोई सब इंस्पेक्टर आपको उठा करके क्या कर दे, जेल में बंद कर दे, ठीक, जेल में बंद कर देता है आर्टिकल में तहत, तो आप क्या करेंगे, तो आपका अगर कोई रिश्तेदार होंगे तो वह क्या करेंगे, उस एसआई के ऊपर क्या करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा देंगे। क्या करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा देंगे। देखिए 368 आर्टिकल के तहत उन पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा देंगे। और हाई कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो उसमें जो है आपको क्या 226 और सुप्रीम कोर्ट में आप जो है 32 के तहत उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाकर एसआई पर कार्रवाई कर सकते हैं। वही है निजी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर को क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का जो है हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो शोषण के क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है हृदय और आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है, जो कि आर्टिकल नंबर कितना, आर्टिकल नंबर 32 में उनका वर्णन मिलता है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष के, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार उनके माँ पिता का कर्तव्य होता है। 14 वर्ष के अधिकार, यह इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो जो है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक जो है वो इनका कार्यकाल रह सकता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार नहीं रहा? तो कौन सा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं रहा। अब उन्हें क्या किया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन जो आर्टिकल पहले 21 में था, उन्हें उठा करके कितना में भेज दिया है, 300 क में। अब जो है मूल अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार को 300 क में भेज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो न्यायपालिका को। किसे, न्यायपालिका को कहा जाता है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो न्यायपालिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अगर वो अपना त्यागपत्र देंगे तो वह किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा क्षेत्रीय संसदीय हो जाएंगे वो लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो बना हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर जो बना हुआ है वहाँ पर जो है सिर्फ क्या है, जम्मू कश्मीर में इतना में से सिर्फ क्या है, एक ही आपको लोकसभा मिलेंगे। हमारे बिहार में तो कुल 2 लोकसभा, क्या है, हमारे बिहार में कुल कितने संसदीय चुनाव सबसे बड़ा है? तो लद्दाख। हमारे में कितना है, 2 लोकसभा, तो यहाँ पर एक ही है। तो लद्दाख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक अधिकार बन गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है विधिक अधिकार क्या बन गया?
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक अधिकार या फिर कामों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपत्ति अधिकार। तो जो 44वें संविधान जो विधिक अधिकार जो है वह संपत्ति का अधिकार बन गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो राज्यों को भाषाई आधार पर 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में पुनर्गठित किया गया था। सी इज द राइट आंसर। किसके द्वारा था? फजल अली आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? फजल अली आयोग के द्वारा किया गया था। 7वां संविधान संशोधन में जो 7वां संविधान संशोधन है उनमें 14 राज्यों को जोड़ा गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया था। किसके द्वारा? सातवां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, जो कि फजल अली क्या थे? फजल अली आयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। तो धर्मनिरपेक्ष जो है वो किसका भाग है? तो वह जो है 42वें संविधान संशोधन के बाद क्या थे? तो 42वें संविधान संशोधन तो क्या है? मिनी संविधान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन के यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष होगा। क्या हुआ? यहाँ पर पंथ निरपेक्ष होगा। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है। तो 42वें संविधान संशोधन के बाद जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवादित होते हैं उनका निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। आर्टिकल 71 के तहत। कौन सा? आर्टिकल 71 के तहत उनका निर्वाचन, इनका जो विवादित निर्णय को उच्चतम न्यायालय करते हैं। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता या फिर लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। तो वह जो होता है संसद सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो होता है वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलात्कार। क्या है? बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता को किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर क्या है? कौन सा धारा? 376 धारा लगाया जाता है। 300 धारा क्या है? तो हत्या का आरोप। क्या है? हत्या का आरोप जो है, हत्या जो है 302 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 307 क्या है? तो 307 जो है जिससे कोई मारता है लेकिन वह बच गया है तो उस पर कौन धारा लगाया जाता है? तो धारा उसमें जो है 307 लगाया जाता है। 144 क्या धारा है? तो भीड़, हम जो है किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भीड़ नहीं लगा सकते हैं, वह धारा 144 उस पर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर, बलात्कार का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी 376। चलिए दोस्तों ये सारे जो थे ज्योग्राफी के प्रश्न, ये जो सारे क्या थे, सॉरी इसमें ये जो सारे क्या थे पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न थे। तो आप चलिए देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के कुल लगभग 50 प्रश्न है, इसको भी इसी वीडियो में समेट देते हैं। तो चलिए अगला इकोनॉमिक्स के प्रश्न को देखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो के लिए एक लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होते हैं वीडियो को भगाते नहीं है, वह शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते हैं, क्योंकि उसे सिलेक्शन लेना होता है। उसे सिर्फ जो है प्रश्न से मतलब होते हैं और किसी बात से मतलब नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्नों को देखते हैं। ये इसमें से आपको सिर्फ ऑप्शन बताए जाएंगे जो आप लोग को जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के पहला प्रश्न है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले किसे कहते थे? तो एसबीआई को जो है, एसबीआई का पहले पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो नाबार्ड जो है किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखिए नेशनल क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होंगे। जिसकी स्थापना, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो किस पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर, महालनोबिस मॉडल पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर का कि मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है। तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय जो है एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन करना ही जो है मुक्त व्यापार कहलाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है। तो सकल घरेलू मूल्य उत्पाद क्या होता है। तो एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में मतलब एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं का अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, ये सारे जो होते हैं सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना, क्या भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। तो इनका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के अवमूलन का परिमाण क्या होता है। तो मुद्रा के अवमूलन का जो परिणाम होता है वह निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार करना ही मुद्रा का अवमूलन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, देखिए विनिवेश किसे कहा जाता है, विनिवेश किसे कहा जाता है। सबसे पहले इसको, एक होता है निवेश, एक होता है विनिवेश। जैसे अगर कोई सरकार जो है किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, विनिवेश कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर डी निजीकरण। तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या, निजीकरण जो होते हैं क्या हो जाएंगे, विनिवेश का अर्थ क्या होता है, निजीकरण, इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का राष्ट्रीय आय क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या होते हैं। तो बाजार कीमत पर निवलीय राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो भारत में मौद्रिक नीति जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति को बनाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो वह जो है तो बड़ा भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा, भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। स्फीति का अर्थ सबसे पहले समझो, स्फीति क्या होता है। तो स्फीति जो होते हैं अगर किसी भी चीज़ का जो है अधिक हो जाना, किसी भी वस्तु का जो है अधिक हो जाना, तो मुद्रास्फीति यानी कि हमारे देश में अगर मुद्रा की बढ़ोतरी हो जाती है यानी कि सभी के पास मुद्रा बढ़ जाते हैं तो क्या होते हैं, मुद्रास्फीति कहलाते हैं। तो मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो देखिए मुद्रा की पूर्ति से वृद्धि, मतलब हमारे देश में जितने कि अगर किसी के पास देखिए अधिक कम पैसा है लेकिन नहीं किसी के पास जो है मुद्रा खूब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके पास 10 रुपये का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर हमारे देश में मुद्रा की आवश्यकता कम है लेकिन मुद्रा जो है बहुत ज़्यादा हो गई तो उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं, जो कि वस्तु की अपेक्षा मुद्रा का ही भाव गिर जाता है, इसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहा जाता है। देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी वह होते हैं जो अल्पकालीन बेरोजगारी होते हैं, जो कुछ ही समय के लिए आते हैं, जिसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी जो अल्पकालीन बेरोजगारी कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का पुराना नाम क्या है। WTO का पुराना नाम GATT हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, GATT WTO का पुराना नाम है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। तो भूमि नहीं हुआ श्रम जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो वह जो है आपका स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर ही निजी एवं सार्वजनिक का वर्गीकरण किया जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो देखिए प्रथम योजना जो थे वो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक चला था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी से लेकर 1966 ईस्वी तक चला था। लेकिन उनके बाद जो ये योजना अवकाश रहा था कब से कब तक, तो 1966 से लेकर के 1969 ईस्वी तक जो योजना अवकाश रहा था, क्योंकि उसी समय जो है चीन का युद्ध रहा था, भारत का युद्ध रहा था, इसी कारण से उस समय योजना अवकाश रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में क्या मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है? कौन सी बेरोजगारी? नहीं, दोनों, मौसमी और प्रेक्षण दोनों बेरोजगारी पाया जाता है। मौसमी बेरोजगारी देखिए, कुछ समय के लिए ही काम ही रहता है। जैसे कोई खेती बाड़ी करता है तो उसे कुछ समय के लिए ही काम की प्राप्ति होती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी एवं प्रेक्षण बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक, मांसपेशी और सतत वृद्धि था? तो कौन सा योजना के तहत उनका यह कहा गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम ही था। कब से कब तक चला था? तो 2012 से लेकर 2017 के बाद, इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। तो इसी का ही मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान करते हैं? तो 100 दिनों का प्रदान करते हैं। कितना? 100 दिनों का रोजगार प्रदान करते हैं मनरेगा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य करता है? तो मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता था? मूल्य का माप करना ही मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना क्या कहलाती है? अगर किसी भी देश में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों हो जाती है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? तो स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किसके अधिक उत्पादन से होता है? तो दूध उत्पादन से। कौन सा? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति हुआ था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड नाम क्या है? तो नाबार्ड नाम क्या है? तो नाबार्ड नाम जो है एक प्रकार की वित्तीय संस्था है जो कि किसी भी को क्या करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं। तो नाबार्ड जो है सबसे पहले बैंक को देते हैं और बैंक के द्वारा व्यक्ति को जो है ऋण दिया जाता है, वही एक वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा है जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है? तो जनता के जमाओं पर ब्याज देना। देखिए, रिजर्व बैंक जो होता है वह जनता से कोई भी काम नहीं होता है। जनता से कोई भी काम नहीं होता है रिजर्व बैंक का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनएसडीएल का पूर्ण रूप होता है नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। एनएसडीएल का पूर्ण रूप होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? आईबीआरडी जो है वह विश्व बैंक का दूसरा नाम है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ होता है? तो सेंसेक्स में जो वृद्धि का एक होता, देखिए आप लोग शेयर मार्केट देंगे तो आप लोग निफ्टी 50 देखेंगे और सेंसेक्स देखेंगे। तो सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ होता है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह में शेयरों के दामों की वृद्धि को ही जो एक्सचेंज कहा जाता है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, को निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा करों का जो है वह प्रत्यक्ष कर नहीं है। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जो अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं वह इसके लिए अगर वो ठान लिया है कि उसे जॉब लेना है तो वह जॉब अब इसका दूरी पर नहीं है। इस तरह के हमें सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। आप लोग की सपोर्ट इसी चैनल पर बनाए रखिएगा। इस तरह के नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए आते रहेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो साइंस का रहने वाला है। साइंस के मैराथन करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।